नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम आपको दिल्ली से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके से बड़ी खबर है, जहां देर रात भीषण आग लगने से 350 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक हो गई। इस हादसे में सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से हुई थी और देखते ही देखते पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले गई। दमकल विभाग ने देरी कर सवाल उठाए हैं। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। इस सेंटर से कैसे लगा ये नहीं पता। सेंटर पे बिजली की तार, बिजली की शॉर्ट सर्किट लग गया। बगल में झुग्गी था, वहीं रहो आप आगे मत आओ। बगल में झुग्गी था, बगल में झुग्गी में लगा है। सेंटर से आग पकड़ा है झुग्गी में, लेकिन नहीं पकड़ता है। तार से बिजली की चरंगा मारा ना, तो सेंटर से झुग्गी में आकर के तिरपाल पे जोन में बैठे बांस बल्ली का तिरपाल है, वो तो जलेगा। वो जल गया 2 मिनट। यहाँ से डरा, ये पूरे झुग्गी का नाश कर दिया पूरा। सूरज जी 1 घंटा अगर पहले अगर और नहीं आता तो ये पूरे झुग्गी को वहाँ तो फायर ब्रिगेड का टाइम से पहुंच गई थी। टाइम से नहीं पहुंचा, लेकिन तब भी 2 घंटा लेट आया। 2 घंटा ताव मारा था उधर बादल वाला, किसी में पानी नहीं डाला होता वो बंद हुआ है। ताव पूरा बरक गया उधर वाला, टाइम से ऊपर वाला चुकी बरक गया है। 2 घंटा लेट जाके एक बार देख लो, उधर वाला भी चुकी बरक गया है। अगर टाइम से नहीं आता तो चुकी भी बरक गया पूरा। मैं पानी उनी पूरा मारा हूँ तब वो चुकी। मतलब कि कोई इंसान तो इसमें कोई वो नहीं है। मैं लोकेशन पे हूँ अब लेकिन अभी पता नहीं है क्या हुआ। अभी अब हाँ वही जो हुआ कुछ नहीं, अभी पता नहीं चल रहा। हाँ, आग लगी है। अभी तक कुछ नहीं पता चला। सारे पटरी पे बैठे हो जो यहाँ से ये अपना पंचायत विभाग सीमेंट सिटी। हाँ जी, पटरी पे लोग गाड़ी खाली करने चले गए थे हम लोग, यहाँ पर थे नहीं ऐसे ही आग। ये जगह बता रहे हैं यहाँ से आग लगी है। ये बिजली दफ्तर है। ये क्या है? ये रैन बसेरा है यहाँ पर। रैन बसेरा के साइड से। हाँ सर, कैसे लगे यहाँ पर आज जैसे आग का, और कैसे पता चला सर आप लोगों को? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक सीमेंट साइडिंग की झुग्गियाँ टारपोलिन लगा के लगभग यहाँ पे झुग्गियाँ सारी ही होती हैं। इसमें आज रात को अराउंड 11 से 11 बजे जो अब तक की मिली जानकारी के अनुसार 14 फायर टेंडर यहाँ पे आके उन्होंने आग को पूरा काबू कर लिया है। कई एक दो जगह बाकी है जहाँ पर अभी भी पानी डालने का काम चल रहा है। आग जो है अभी लगभग काबू में आ चुकी है। अब तक जो है कोई कैजुअल्टी या इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं है। आग लगने की वजह क्या है, इस सब के लिए अभी आग बुझाने के बाद हम इंक्वायरी करेंगे। टोटल कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे? टोटल अभी वो सारा काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे झुग्गियाँ वैसे तो सीमेंट साइडिंग की जो है मैक्सिमम जो है टर्पोलिन के साथ होती है। सर आग लगने की वजह बता दीजिए। इंक्वायरी की बात सर यहाँ पे लगभग कितना, मतलब कोई जानवान का नुकसान तो नहीं हुआ ना? अभी वैसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी की कैजुअल्टी या कोई इंजर्ड होने की। सर आप कितने बजे लेके कितने बजे की कॉल मिली है सर आप लोगों को? सर हमारे पास अराउंड 11 सवा 11 बजे की कॉल है। सर यहाँ पे लोग कह रहे फायर ब्रिगेड टाइम से नहीं पहुंची, 1 घंटा एक लेट, ऐसा दिल्ली पुलिस के बारे में यहाँ पे जनता का कहना यही है कि दिल्ली पुलिस भी काफी लेट आई है, जिसमें कि हालांकि कोऑपरेट कर रही है, लेकिन कोऑपरेट कर रही है। मिली दिल्ली पुलिस और फायर टेंडर दोनों मौके पे पहुंचे और 14 फायर टेंडर की मदद से यहाँ पे आग बुझाई। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इंक्वायरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से खबर है कि एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने विकराल रूप लेते हुए आसपास के मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया गया। हालांकि इस दौरान 3 से ज्यादा मकान जलकर खाक हो गए। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।
सेक्टर 24 से खबर है कि एक 4 मंजिल इमारत में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली के शकरपुर इलाके से खबर है कि देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जी आपको बता दें, तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपी चालक को मौके पर ही पकड़ लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ जी, क्या देखा था आपने, क्या हुआ था यहाँ पे? मैंने देखा था कि रात 9 बजे से 1:30 बजे का टाइम था। पीछे से बाइक आ रही थी, उसको पीछे से एक गाड़ी वाले ने, सिलेरियो गाड़ी वाले, ऑरेंज कलर की गाड़ी थी, उसने इतना बुरा हिट करा कि उस पर 4 लोग थे बाइक पे। चारों मौके पे खून से लथपथ थे, बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी कंडीशन थी। उन लोगों को हमने ही हॉस्पिटलों में जो है गाड़ी में भिजवाया ताकि कोई जो बचने वाला है वो बच सके जी। और मौके पे खैर SHO साहब आ गए थे 20 मिनट के बाद। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई भी थी कि ये गाड़ी वाले हैं, इन्होंने जो है ये हिट करा है और वो ड्रिंक करा हुआ था गाड़ी वाला। तो क्या लगता है जिस तरह से गाड़ी चलाते हैं ड्रिंक करके सामने वाले नुकसान होता है? सर देखो, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेकर आती है ना, वो ऐसे ही नहीं लेकर आती, बहुत सोच समझ करके पॉलिसी लेकर आती है कि ड्रिंक करने पे क्या करना है क्या नहीं करना। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना कानून टाइट करने के बाद भी लोग बेपरवाह, लापरवाह, और पढ़े लिखे लोग, एयरपोर्ट से जॉब करके आ रहा है GMR कंपनी से, डिसेंट बंदा, और वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है। तो क्या पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया क्या? हाँ, पुलिस की ठीक। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके से बड़ी खबर, जहां होजरी मार्केट में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज से विकराल रूप ले लिया जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। दमकल विभाग की 8 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुटी रही। फिलहाल आग लगने का कारण तो पता नहीं चल पाया है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम से खबर है कि आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अंकुश नारंग को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। जी आपको बता दें, इस मौके पर अंकुश नारंग ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के रूप में वो जनता की आवाज उठाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का भी ठोस जवाब दिया है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।
सबसे पहले तो अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मेरे पिता तुल्य अरविंद केजरीवाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति को विभिन्न पदों पर बिठाया, विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी दी, मुझे पार्षद बनाया, मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया, साथ में मुझे इस बारी फिर से पुनः एमसीडी का लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष बनाया। मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में ही मैं अपने सारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे एमसीडी के सह प्रभारी परवीन कुमार जी का, एमसीडी के सह प्रभारी सुश्री प्रीति डोगरा जी का, अपने सारे पार्षद बंधुओं का और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी का, पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह जी का और हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का, दुर्गेश पाठक जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और इस भूमिका को फिर से एक बारी अदा करने का एक बारी जिम्मेदारी दी। मेरे पार्षद साथियों ने जो पिछले 1 वर्ष के अंदर ये सकारात्मक भूमिका अदा करी, आपने देखा होगा कि 2.5 वर्ष के अंदर हाउस चला ही नहीं जब भाजपा विपक्ष में होती थी। विपक्ष की भूमिका होती है कि सदन अच्छी तरीके से चले। ये सत्ता पक्ष के ऊपर निर्भर नहीं करता कि सदन चलेगा कि नहीं चलेगा, ये विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि कितने सकारात्मक तरीके से दिल्ली की जनता की आवाज उठाते हैं, अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाते हैं और उनके काम करवाते हैं। आपने देखा पिछले 1 वर्ष के अंदर सदन चला भी, हमने विभिन्न समय पर विभिन्न मुद्दों को उठाया। जैसे अभी आपने मॉनसून की बात कही, हमने मॉनसून की बात उठाई, नाले साफ नहीं थे उनकी बात उठाई, नाली साफ नहीं थी उनकी बात उठाई। इसके अलावा हमने वाटर लॉगिंग की बात उठाई, पॉल्यूशन की बात। और नॉमिनेशन किया है आप लोगों ने, क्यों नहीं किया पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से 4 इंजन की सरकार चला रही है। इनके चारों इंजन जो है पूरी तरीके से टूट चुके हैं, डूब चुके हैं, पटरियां उखड़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज हो गई है। अब वो कहती है कि उन्हें और समय चाहिए, पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, तो आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया है कि इस बार मेयर चुनाव नहीं लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका और देंगे कि जनता के लिए 4 इंजन की सरकार कुछ काम तो करे, कम से कम 1% तो काम करे। आज इन्होंने मेयर ने पर्चा भर दिया है, डिप्टी मेयर ने भी पर्चा भर दिया है। पर्चे तो ये लोग भरते रहेंगे, चाहे कोई भी मेयर आ जाए, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का काम करने की इनकी नीयत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से विपक्ष में रहकर दिल्ली की जनता के काम किए, भारतीय जनता पार्टी की असलियत को उजागर किया है। आज अब आप सबके सामने मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अंकुश नारायण जी ने पिछले 1 साल में दिल्ली एमसीडी को विपक्ष के तौर पे चलाया है, नेता विपक्ष के तौर पे चलाया है, बहुत शानदार जो है अंकुश नारायण जी ने काम किया है। और आम आदमी पार्टी द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अंकुश नारायण जी को पुनः दोबारा जो है वो एमसीडी एलओपी की जिम्मेदारी दोबारा दी जाती है। और अंकुश नारायण जी जिस तरीके से बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के रूप में हो, चाहे वो हाउस में नेता विपक्ष के रूप में हो, बहुत शानदार भूमिका जो है वो अंकुश नारायण जी की रही है। तो आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि अंकुश नारायण जी को दोबारा मौका देने के लिए, क्योंकि शुरू से अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के अंकुश जी ने काम किया है और हमारे शुरुआती जो कार्यकर्ता थे उसके रूप में अंकुश नारायण जी रहे। तो आम आदमी पार्टी विपक्ष में रह के भी दिल्ली की जनता के कैसे काम कराए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी सेट कर रही है। और दिल्ली की जनता रो रो के इस बार अरविंद केजरीवाल जी को याद कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होते तो दिल्ली की जनता के साथ ऐसा अन्याय, ऐसा गलत नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी लगातार विपक्ष में रहकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम करेगी। नई दिल्ली से खबर है कि एम्स में एस्थेटिक सर्जरी को लेकर 3 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में देश के 29 राज्य समेत पड़ोसी देश से 200 से अधिक डॉक्टर हिस्सा ले रहे हैं। एम्स के विशेषज्ञों का कहना है कि इस आधुनिक तकनीकियों और प्रशिक्षित हाथों में कॉस्मेटिक सर्जरी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टरों को नई तकनीकों और बेहतर उपचार प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित करना है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।
डॉक्टर शिवानी साहा है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एम्स बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 4 क्या है और किस तरीके से बचाव करना चाहिए? आज की कॉन्फ्रेंस में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडवांसेस इन एस्थेटिक सर्जरी। बहुत सारी एडवांसेस आ चुकी हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में, मगर बहुत कम लोग प्रॉपरली ट्रेंड है इसको प्रोवाइड करने में। इंडिया में रिक्वायरमेंट और डिमांड फॉर एस्थेटिक सर्जरी बढ़ती जा रही है। 2024 में हमने लगभग 12 लाख प्रोसीजर्स किए हैं ऑल ओवर इंडिया। इसीलिए ज़रूरत है सेफ और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग की, और वही हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहते हैं। आज 4 फोटो दिखाए हैं जो पिंपल्स है या और भी, इसको किस तरीके से आप नजरिए से देखते? जी देखिए, गंजापन, मोटापा, चेहरे पे दाग धब्बे स्कार होना, बर्न या किसी चोट के निशान होना, ये बहुत आम बात है। हम अगर 4 लोगों को देखें, 4 में से 1 इंसान को ये होता ही होता है। मगर किस हद तक ये लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट करता है, किस हद तक उनको जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, शादी की हो, करियर की हो, नौकरी की हो, वो सब ये अफेक्ट होती है इन चीज़ों से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसके लिए उनको कुछ ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और उनको इम्प्रूव किया जा सकता है पेरेंट्स को, तो इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। कॉन्फ्रेंस में कितने लोग आ रहे हैं और कहाँ से डॉक्टर आ रहे हैं? इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 300 डेलीगेट्स और फैकल्टी आ रहे हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया के सारे 29 स्टेट्स और नेबरिंग कंट्री जैसे कि नेपाल एंड दुबई के भी एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं। तो क्या कहेंगे सर, सबसे पहले अपना परिचय? जी, मेरा नाम डॉक्टर राजा तिवारी है और मैं यहाँ एडिशनल प्रोफेसर हूँ एम्स प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। सर क्या कहेंगे आप इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कई जिस तरीके से पार्लर में लेजर मशीन है, फेस आज 4 फोटो देख के दिखाए, क्या कहेंगे? देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक तो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों को बहुत भ्रांतियाँ हैं, मतलब लोग समझते हैं कि नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है। जहाँ पर जैसे नर्व की बात होती है तो नर्व का कुछ होता है, लोग समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी होती है, क्योंकि एक भ्रांति है। तो प्लास्टिक सर्जरी क्या करते हैं, खाली ब्यूटिफिकेशन नहीं करते, बट ये और भी बहुत सारी सर्जरी है जो हम लोग करते हैं ना। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि पार्लरों में जो सर्जरीज आजकल लोग कर रहे हैं, लेजर कर रहे हैं, हेयर कर रहे हैं, तो ये बात चिंताजनक है और सरकार की तरफ से ऐसे नॉर्म्स आने चाहिए कि किस क्लिनिक में क्या हो सकता है प्रोसीजर, उसका पूरा लिस्ट होना चाहिए कि भाई मरीजों को भी दिक्कत ना हो, कि जहाँ जा रहे हैं वो सेफ है। और अगर ऐसी जगह पर आप कराते हैं जो कि एक्रेडिट नहीं है या फिर मशीन का उसका पूरा स्पेसिफिकेशन टेस्ट नहीं हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमने भी कई पेशेंट देखे हैं जो क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करा कर आते हैं, उसके बाद में उनके सर में काफ़ी घाव हो सकते हैं, कुछ डेथ्स भी हो चुकी हैं, लेजर से भी लोग जल सकते हैं और जले हुए मरीज हमारे पास आते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो पहली चीज़ ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, जो भी ऐसा क्लिनिक चलाता है उसका। हमारे पास करीब 29 स्टेट से लोग हमारे पास आ रहे हैं कंट्री की, और नेपाल से करीब हमारे पास 10 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया में हम एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम 280 के आसपास लोग 3 दिनों में हमको उम्मीद आएंगे। ये किस तरीके का होगा, ट्रेनिंग क्या है? तो ट्रेनिंग 3 दिन का है, जिसमें सारी जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं एस्थेटिक सर्जरी पे, उन पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। बेसिक्स पे भी चर्चा थोड़ी बहुत होगी, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में हमारा मेन टारगेट है। लेटेस्ट डेवलपमेंट जैसे बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड्स, फेसलिफ्ट, लाइपोसक्शन और इस तरीके के प्रोसीजर, राइनोप्लास्टी, इन सब पे हमारी ट्रेनिंग है 3 दिन की। आज जो 4 फोटो दिखाए हैं, किसी में गंजा है, कोई मोटापा है, काले हो गए, इसको लेकर किस तरीके से जो है आप लोग करेंगे? देखिए, जो एक कोई भी आदमी की अपीयरेंस होती है, वो उसके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करती है, उसकी सोसाइटी में इम्प्रूव करती है। जैसे किसी का वजन ज्यादा है तो वो चल नहीं पाता है, आप समझे मेरी बात को। तो एक फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है और एक सोशल प्रॉब्लम भी होती है। हम सब अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज अच्छी नहीं हो सकती। हम भी ये मानते हैं कि सब कुछ हम नहीं सुधार सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम थोड़ी बेटर कर सकते हैं। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, जैसे रिंकल्स हुए, जैसे वेट लॉस के बाद स्किन लटक जाती है, या लाइपोसक्शन है। तो जो चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं सेफली, और जिनमें स्किल्स और टेक्निक्स पूरी डिस्क्राइब्ड हैं और जिनको हम ट्रेन हो सकते हैं, उन्हीं प्रोसीजर्स को हम फोकस करते हैं। जो कुछ प्रोसीजर्स हैं जो थोड़े ग्लोरीफाई हो जाते हैं, कि अचानक से हम वैम्पायर फेसलिफ्ट बोलते हैं, या हम कुछ नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी बोलते हैं,
तो उस बारे में हमारी ट्रेनिंग नहीं होती। हम तो उन्हीं चीजों के बारे में ट्रेन करते हैं जिनका ऑफिशियली प्रूव रिजल्ट होता है और जिनमें अच्छे रिजल्ट होते हैं और जिनमें लिटरेचर अवेलेबल। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसे और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।